हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्ज़ाम मास्टर चैनल। मेरे साथ हैं असिस्टेंट प्रोफेसर गौरव पांडे, जो कि हिंदी विषय के प्रवक्ता हैं। और इस पर अगर हम बात करें तो सबसे पहला सवाल मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि भाई आप वर्तमान में किस पद पर काम कर रहे हैं और यहाँ तक आप पहुँचे कैसे? नमस्कार दोस्तों। जैसा कि सौरभ जी ने जो है आपको मेरा परिचय दिया कि मेरा नाम गौरव पांडे है और मैं हिंदी विषय का जो है प्रवक्ता हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मैंने लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास की है और वर्तमान में जो है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से संबंधित एक राजकीय महाविद्यालय में जो है कार्यरत हूँ। वहीं पर जो है मैं अध्ययन अध्यापन का कार्य कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। देखिए, एक सफ़र होता है हर विद्यार्थी का, तैयारी करते समय से लेकर सिलेक्शन तक का, और उस जर्नी में जो जो मुसीबतें आती हैं, जो जो संघर्ष वो झेलते हैं, उस संघर्ष से लेकर सफलता के बीच में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं अगर विद्यार्थी ध्यान दे तो वो भी सफल हो सकता है? क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि हमको हमारे लक्ष्य का जो है ज्ञान होना चाहिए कि हम करना क्या चाहते हैं। और लक्ष्य मैं तो बीए फर्स्ट ईयर की कक्षाओं से ही जो है इन चीज़ों को बताने लगता हूं कि आप एक गोल निर्धारित कर लीजिए कि आप बनना क्या चाहते हैं। आदमी जो है हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए पास होकर के चला आता है, बीएससी एमएससी कर लेता है। उसके बाद वो सोचता है कि आखिर अब वो क्या करे। कहीं इधर का फॉर्म भरता है, उधर का वही जो है यूपी भर रहा है, वही जो है बीटीसी कर रहा है, वही विद्यार्थी जो है पीसीएस दे रहा है, वही जो है आईएएस देने को भी सोच रहा है, वही जो है रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भर दे रहा है, वही सिपाही बनने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ऐसे विसंगतियां हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, कहने का मतलब ये है कि हमें ये सोच लेना चाहिए कि हम करना क्या चाहते हैं। पहले आप ये सोच लीजिए कि हमें पढ़ लिख करके ये बनना है, इस क्षेत्र में जाने। हमेशा जो है कम से कम मैं ये नहीं कहता कि एक ही लक्ष्य लेकर के आदमी जो है आगे बढ़े, लेकिन एक बी ऑप्शन जरूर लेकर के चलता है। लेकिन सबसे पहली जो मेहनत है वो आपको ऑप्शन ए पर जो है जानी चाहिए। बिल्कुल, सबसे पहले एक लक्ष्य निर्धारित करें और फिर उस लक्ष्य का धीरे धीरे जो है उस लक्ष्य के पीछे पड़ जाए जब तक कि वो लक्ष्य आपको मिल नहीं जाता। चलिए, मेरे पास सवालों की कुछ लिस्ट है। जैसे कि मेरा पहला सवाल होगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर अगर बनना है तो इसकी योग्यता क्या है? अब देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की जो योग्यता है, अभी जिसने यूजीसी ने जो है जो निर्धारित कर रखी है वो यूजीसी नेट है। जो मिनिमम योग्यता है वो है कि एमए 55% के साथ जो है, मैं जनरल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, और जो आरक्षित हैं उनका 5% आप घटा दीजिए, 50% के आसपास मान लीजिए। पोस्ट ग्रेजुएशन। तो कम से कम जो योग्यता है वो पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% अंकों की है, बाध्यता है। और उसके बाद यूजीसी नेट है। उसके अलावा जो है आप पीएचडी से भी जो है जा सकते हैं। तो जो भी प्रोसेस है, मतलब जो मिनिमम योग्यता है वो यूजीसी नेट आपको जो है पास होना ही होना है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो कुल मिलाकर के अगर कोई असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देख रहा है तो 55% अनरिजर्व्ड कैटेगरी पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और 50% जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं उनके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्लस आपका नेट क्वालिफाइड होना चाहिए। और पीएचडी अगर है तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि उसे कंसीडर एज एलिजिबिलिटी या उसकी वजह से बाहर करना तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई कंसिडरेशन होगा। उसका लाभ आपको मिल सकता है। नहीं, कई जगहों पर जैसे ये है कि जो हम लोगों से पहले 2009 के पहले जो पीएचडियाँ हुई हैं उनमें यूजीसी नेट की जो एलिजिबिलिटी है वो मतलब अनिवार्य नहीं है। अच्छा। और कई पीएचडी का भारांक है, वेटेज है। जैसे आप पीजीटी की जो है परीक्षा देने जाते हैं तो वहाँ पर जो है 10 नंबर का वेटेज मिलता है, बीएड का जो है 5 के आसपास जो है अंक मिलते हैं। उसी तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा जब परीक्षा आप देते हैं तो लोक सेवा आयोग में भी जो है 2 नंबर का, अगर आप जेआरएफ हैं तो वो भी 2 नंबर का, और अगर आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो पीएचडी जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। यूनिवर्सिटी में नौकरी के लिए पीएचडी बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो 25 नंबर का वेटेज जो है क्रिएट करती है। अगर आप पीएचडी हैं, आपके पास अनुभव है, तो जाहिर है कि आपको वरीयता भी जो है दी जाएगी। हाँ, एक चीज़ मैं सुधार करना चाहूँगा कि जनरल के साथ ओबीसी के लिए भी जो है 55% ही है। अच्छा, मतलब जनरल और जो बैकवर्ड कास्ट है उसके लिए जो है 55% कंपलसरी है पोस्ट ग्रेजुएशन में। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, इस पद के लिए तैयारी में कुछ स्पेशल चीज़ें क्या ऐड की जाती हैं? जैसे अब किसी का सपना है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, तो ऐसी क्या स्पेशल चीज़ें ऐड करें? देखिए, कंपटीशन एग्जाम में टीचर वैकेंसी की तैयारी तो आदमी करता है, जैसे टेट, सीटेट, सुपर टेट या टीजीटी पीजीटी की। तो इन तैयारियों से कितना अलग है असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना? क्या मतलब एक टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने वाला छात्र ये सपना देख सकता है और तैयारी कर सकता है? बिल्कुल देख सकता है। पहले तो बहुत कठिनाई थी जो है, क्योंकि परीक्षाएं जो है
उस बेस पर होती थी कि कहीं लिखित परीक्षा होती थी, कहीं ऑब्जेक्टिव परीक्षा होती थी। लेकिन अब तो सारी परीक्षाएं जो है वैकल्पिक प्रश्नों की है। MCQs मतलब हर जगह मिल रहे हैं और MCQs। पाठ्यक्रम भी जो है, अगर मैं हिंदी की बात करता हूँ, हिंदी नहीं आप किसी भी विषय में चले जाइए, तो जो भी आप अध्यापक बनना चाहते हैं वो बस जो है आपका लेवल का अंतर है। तो जो लेवल के, जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर में आएंगे तो पाठ्यक्रम का थोड़ा सा विस्तार हो जाता है। जब आप टीजीटी पीजीटी में आते हैं तो उसी पाठ्यक्रम का जो है थोड़ा सा कम हो जाता है। संकुचित हो जाता लेकिन है। पाठ्यक्रम वही हिंदी साहित्य के इतिहास आप पढ़ेंगे। वहाँ टीजीटी में जो है आप लेखकों को पढ़ते हैं, अलग से रचनाओं का जो है अध्ययन नहीं करते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर में 10 उपन्यास लगा दिए गए हैं, 10 ठो कहानी लगा दी गई है, निबंध लगा दिए गए हैं। मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर में आपको टेक्स्ट जो है पढ़ने की जरूरत पड़ती है, जबकि टीजीटी पीजीटी में जो है आप उसकी थियरी से जो है पढ़ करके और उनके संबंध में जो है कि कौन किसकी रचना है, किसका नायक है, क्या नायिका है, क्या उद्देश्य है, इससे आपका काम चल जाता है। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा के लिए आपको जो है टेक्स्ट पढ़ने की जरूरत होगी और वो पाठ्यक्रम के अनुसार ही जो है आपको पढ़ना होगा। बिल्कुल। तो क्या इस परीक्षा में हमें सामान्य अध्ययन और सब्जेक्ट में क्या मतलब अब देखिए, देखने को मिलता बिल्कुल अभी आप देखते हैं कि टीजीटी और पीजीटी में सामान्य अध्ययन आपसे नहीं पूछा जाता है। लेकिन जब आप नवोदय केवीएस की परीक्षाएं या जीआईसी की देते हैं तो आपसे सामान्य अध्ययन भी पूछता है, अंग्रेजी के स्पेशल भी पूछता है। और मुझे तो लगता है उसमें ये बाध्यता भी है कि कम से कम 20 या 17 क्वेश्चन आपको पास आउट हर विषय में करने हैं, नहीं तो जो है आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। अच्छा, मतलब हर सब्जेक्ट में आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है फेस करने हैं। हाँ, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर में ये होता है कि जो है पहले 100 क्वेश्चन जो है आते हैं, 70 क्वेश्चन जो है आपके विषय के होते हैं और जो है 30 क्वेश्चन जो है आपके जो है जनरल स्टडी के होते हैं। लेकिन ये जो उच्चतर शिक्षा आयोग था वहाँ के लिए है। लोक सेवा आयोग में जो है ये चीज जो है बदल जाती है। लोक सेवा आयोग में 150 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 120 क्वेश्चन आपके विषय के होते हैं और 30 क्वेश्चन जो है जैसे एलटी ग्रेड में होता है। मैं समझ गया। तो कुल मिलाकर के असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म आप 2 जगह से भर सकते हैं। एक उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, जो कि अब विलय हो चुका है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में। तो यहाँ से एक असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकल रही है, 1000 पदों के आसपास फॉर्म भरे हुए हैं और उसका पेपर बहुत जल्द करवाएगा। ये वीडियो जब हम बना रहे हैं ये इस समय की अपडेट है। भविष्य में जो इस वीडियो को देखेंगे उन्हें पता होगा कि ये वीडियो कितना पुराना था। खैर, लोक सेवा आयोग और उच्चतर जो अब नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है, दोनों के असिस्टेंट प्रोफेसर पद में फर्क क्या है? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। मैं पहले ये बता दूं कि जैसे आपने बताया कि आयोग 2 हैं और दोनों जगह से जो है एक ही तरह के पद की जो है नियुक्ति होती है। जो यूनिवर्सिटियों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती होते हैं या चुने जाते हैं उनकी प्रक्रिया अलग है, आगे मैं बताऊंगा क्या अंतर है उसमें। तो जो उच्चतर शिक्षा आयोग से लोग चयनित होते थे वो मैनेजमेंट वाले जो महाविद्यालय हैं, जिनका कोई मैनेजर होता है, जिनको हम लोग एडेड महाविद्यालय बोलते हैं। जैसे इंटर में भी इंटर में जो है टीजीटी पीजीटी जो और लोक सेवा आयोग जीआईसी करवाता है। तो जो लोक सेवा आयोग करवाता है वो गवर्नमेंट के जो है कॉलेज होते हैं, वो जो है उनमें मैनेजर नहीं होता है। उनका सरकारी उनका जो वो पूर्ण सरकारी होते हैं, वो राजपत्रित पोस्ट होती है। एक यही अंतर है, जो एडेड महाविद्यालय में होते हैं वो मतलब गजेटेड नहीं होते हैं। हम लोग जो है हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ जो है अधिकारी होते हैं और हम लोग जो है प्रमोट होकर के जो है उच्च शिक्षा अधिकारी और निदेशालय में जाकर के ज्वाइंट डायरेक्टर और डायरेक्टर बनते हैं। मतलब हम लोग शिक्षा के अधिकारी भी बनते हैं और जो वे लोग होते हैं वो सिर्फ उसी महाविद्यालय में रहते हैं। अधिकतम जो है वो लोक सेवा आयोग के सदस्य प्राचार्य हो सकते हैं और लोक सेवा आयोग के सदस्य वगैरह भी जो है चुने जा सकते हैं, लेकिन वो डायरेक्टर नहीं बन सकते हैं, उच्च शिक्षा अधिकारी नहीं बन सकते हैं वे। अच्छा, तो चलिए, जहां तक अगर हम बात करें दोनों असिस्टेंट प्रोफेसर, जैसे एडेड हो गया या लोक सेवा आयोग का हो गया, दोनों की तैयारी में फर्क कितना है? दोनों की तैयारी में तो फर्क तो मुझे नहीं लगता है। लगभग सिलेबस जो है पाठ्यक्रम एक ही तरीके का है, लेकिन लोक सेवा आयोग का जो इंटरव्यू होता है वो उच्चतर शिक्षा आयोग के इंटरव्यू से जो है थोड़ा सा अलग होता है। एक चीज मैं ये जोड़ना चाहूंगा कि अभी तक जो प्रोसेस थी, जो प्रक्रिया थी, जो उच्चतर शिक्षा आयोग के जो पेपर होते थे उनमें प्राप्त अंकों को साक्षात्कार के अंकों से जोड़ करके मेरिट बनती थी। लेकिन लोक सेवा आयोग में क्या होता था कि वो जो
पूर्व परीक्षा होती थी वो स्क्रीनिंग होती थी। हाँ, मतलब स्क्रीनिंग टेस्ट वो इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए बस इंटरव्यू के वहां पर जो है 3 गुना लोगों को बुला करके जो है केवल इंटरव्यू में साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर आपका चयन होता है। उसमें रिस्क ये होता है कि अगर आपने आयोग की परीक्षा में टॉप भी कर दिया है, रिटन एग्जाम टॉप भी कर दिया है, तब भी जो है गारंटी नहीं है आप फेल हो सकते हैं। लेकिन अगर आप उच्चतर शिक्षा आयोग की परीक्षा में टॉप कर जाते हैं तो जाहिर है कि जो मिनिमम मेरिट होती है उससे कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन लीड करते हैं। और 7 से 8 क्वेश्चन लीड करने का फर्क ये होता है कि आप जो है अगर 8 क्वेश्चन लीड कर रहे हैं तो 16 नंबर जो है आप मेरिट से ऊपर आपने प्राप्त कर लिया। तो अगर इंटरव्यू में मिनिमम नंबर आपको जो है 33 से 40% मिलना ही है। 30 नंबर का इंटरव्यू होता है उसका। तो इंटरव्यू में अगर आप कम भी करते हैं इसको तो आपकी नौकरी तो 100% क्लियर हो जाती है इसमें कोई, लेकिन रैंकिंग ऊपर नीचे हो सकती है। लेकिन आयोग में आपका जब तक नाम जो है फाइनल मेरिट में आ ना जाए और आप देख ना ले तब तक आप सुनिश्चित नहीं हो सकते। इस चीज का तो तनाव है। अच्छा, इसके अलावा भी और कौन कौन सी परीक्षाएं हैं जो आपने अपने समय में दी हैं? अच्छा हाँ, ये जो सवाल है वो मैंने पहले ही आपसे जो है, दरअसल मुझे पता था कि ऐसा सवाल आप पूछ सकते हैं या ऐसा सवाल पूछा जाता है। तो उसका जवाब यही है कि मैंने कहा कि पहले से बीए की कक्षाओं से ही जो है आप जो है एक उद्देश्य बना लीजिए कि आप ये बनना चाहते हैं ग्रेजुएशन। हाँ, मैंने बीए में ही जो है अपने अध्यापकों को जो है देख करके ये सोच लिया था कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर जो है बनना है, डिग्री कॉलेज में जो है मुझे पढ़ाना है। और विशेष और एक चीज मैं और ये बता दूं कि जब मैं अध्यापकों को देखता था तो उनसे बहुत मोटिवेट होता था। और जब कक्षाएं नहीं चलती थी और कुर्सी खाली रहती थी तो मैं ये भी सोचता था कि जिस दिन मैं महाविद्यालय का प्राध्यापक बनूंगा, प्रोफेसर बनूंगा, तो मैं कभी भी जो है कक्षाएं नहीं छोड़ूंगा और कभी भी जो है कुर्सी खाली नहीं रहेगी। मतलब मैं अपने अध्यापन में हमेशा नियमित रहूंगा, ये मैंने सोचा था। और उसके बाद मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए किया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का अपना एक हिंदी विभाग का बढ़िया माहौल था। मुझे कुछ अच्छे दोस्त मिल गए, अच्छे विद्यार्थी मिल गए। वहीं से हमने सामूहिक रूप से जो है पढ़ाई की, क्योंकि एमए में आने के बाद लगभग 95% विद्यार्थियों का उद्देश्य यही हो जाता है कि वो यूजीसी नेट की परीक्षा और जेआरएफ की परीक्षा निकाल लें। क्योंकि जेआरएफ की परीक्षा निकालते ही जो वर्तमान में तो लगभग 35 से 40 हज़ार रुपया महीने फेलोशिप है, उस समय जब हम लोगों ने ज्वाइन किया था तो 19,200 रुपया पर मंथ जो है, मैं 2013 की बात कर रहा हूं, उस समय जो है हम लोगों को मिलती थी। तो एक आर्थिक सहयोग जब हो जाता है तो पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से होने लगती है। तो जो है मैंने उसी समय पहले तो सोचा था कि भाई अध्यापक की तरह बनना है। फिर जब एमए में गए तो ये हुआ कि आर्थिक कमजोरी को दूर करने के लिए भी जो है ये बहुत जरूरी है। तो यूजीसी की परीक्षा हमने दी। जब यूजीसी की परीक्षा दी तो मैं अप ईयर में ही जो है जेआरएफ हो गया। तो फिर पीएचडी भी ज्वाइन करनी थी, क्योंकि फेलोशिप जो है पीएचडी ज्वाइन करने पर ही मिलेगी। तो वो एक प्रक्रिया है। लेकिन एमए पर आने के बाद ही, एमए मास्टर ऑफ आर्ट्स करते ही जो है मैंने सोच लिया था कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। और जो है मैंने जो परीक्षाएं दी हैं, सिर्फ 2 ही परीक्षाएं मैंने दी हैं। एक जो है यूपी पीजीटी, चूंकि जो है हिंदी से मैं एमए था, बीएड मैंने कर नहीं रखा था, तो टीजीटी के बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं तो 2 ही चीज जो है दो ही चीजों के लिए मैं एलिजिबल ही था। या तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता था या मैं इंटर कॉलेज में प्रवक्ता बन सकता था। अच्छा, बीएड वगैरह? हाँ, बीएड मैंने नहीं किया था। तो संयोग से जो है मैंने जो भी परीक्षाएं दी, जिस नौकरी में मैं हूँ, पहली बार जो है 2016 में जो है मैंने इसकी परीक्षा दी थी। उस बार मेरा जो है वो स्क्रीनिंग जो है क्लियर नहीं हुई थी। लेकिन फिर उसके बाद एडेड की जो 2 वैकेंसियां आई, विज्ञापन संख्या 47 और विज्ञापन संख्या 49, दोनों के जो है मैंने इंटरव्यू साक्षात्कार दिए हैं। उनमें जो है मेरा अंतिम सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन फिर जब 2019 में जो ये परीक्षा हुई लोक सेवा आयोग की, तो जो है उसमें जो है लिखित परीक्षा जो है मैंने टॉप कर रखा था। और जो है जो साक्षात्कार में जो अंतिम परिणाम आया उसमें मेरी 6वीं पोजीशन थी उत्तर प्रदेश में। तो उसमें जो है मेरा चयन हो गया। हाँ, मैं एक चीज़ ये जोड़ना चाहता हूँ कि इसके अलावा जो है मैंने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की भी जो है परीक्षा दी थी। वहाँ का भी जो है मेरा इंटरव्यू था, जो कि सेम पोस्ट थी। और साथ एक चीज़ ये है ना कि एक परीक्षा अगर आप निकलने लगती है तो आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो जाती है कि आप उस विषय से संबंधित कोई भी परीक्षा देते हैं तो वो निकलने ही लगती है। उस समय यूपी पीजीटी का भी जो फॉर्म आया था 2016 वाला, उसमें मेरिट बहुत अच्छी गई थी। 125 क्वेश्चन में जो है 122 क्वेश्चन मेरे जो है हिंदी में सही थे। उसका भी जो है साक्षात्कार जो है होना था। लेकिन उसके पहले ही अक्टूबर में आयोग का से जो है मेरा चयन हो गया था। तो नवंबर दिसंबर में मैंने दोनों साक्षात्कार छोड़ दिए थे। अच्छा, कुल मिलाकर मतलब तैयारी करने का मतलब यह है कि आप
उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों के भी असिस्टेंट प्रोफेसर? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं आप। अभी राजस्थान लोक सेवा आयोग का जो है इंटरव्यू होने वाला है, 24 अक्टूबर से जो है वो शुरू हुआ है। आप हरियाणा में दे सकते हैं, जितने भी आयोग हैं। अगर आप यूजीसी नेट क्वालिफाई हैं तो आप जो है फॉर्म भर सकते हैं और परीक्षा दे करके जो है आप असिस्टेंट प्रोफेसर हो सकते हैं। हाँ, तो कुल मिलाकर के पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मतलब नेट क्वालिफाई करना एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, ताकि आपके कई सारे दरवाजे खुल जाएं। तो छात्रों इस बात का आप ध्यान रखें। वहीं से आप अपनी योग्यता को भी आंक सकते हैं। अगर आप जो है नेट नहीं पास कर पा रहे हैं तो आप फिर जो है आगे के बारे में जैसे बीएड बीटीसी वाले टेट पास ना कर पाए तो फिर उनके लिए आगे रास्ते नहीं रहते हैं। जब आपका टेट नहीं निकलेगा और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद नेट नहीं निकलेगा, तो खैर यूजीसी नेट पर हम इनकी राय अलग से एक वीडियो में लेंगे। यूजीसी नेट क्वालिफाई कैसे करें और फर्स्ट पेपर और सब्जेक्ट का जो एक्सपीरियंस होता है वो हम अलग करेंगे। फिलहाल इनकी नौकरी पर आते हैं कि नौकरी का अनुभव कैसा है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद। जैसे कि जो राजकीय डिग्री कॉलेज होते हैं, पीजी कॉलेज होते हैं, तो इसमें कैसा अनुभव है? मतलब जैसा कहते हैं सबकी बहुत आसान नौकरी है, कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस है, या फिर बहुत ज़्यादा प्रशासनिक प्रेशर और वर्कलोड, ये सब चीज़ें, मतलब क्या अनुभव है? देखिए जेन्युइन एकदम। मैं समझ रहा हूँ कि आपका सवाल क्या है। मामला ये है कि जैसा हम लोगों ने प्रोफेसरों को देखते हुए हम बड़े हुए हैं और उनसे पढ़ते हुए, तो हम ये सोचते रहे कि प्रोफेसर की नौकरी बहुत आसान है, बहुत रौब वाली है, बहुत इज्जत वाली है और बहुत पैसे वाली है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि ये सारी चीजें हैं जो आप सोचते हैं। अच्छा, हाँ बिल्कुल, ये सारी चीजें हैं। पैसा भी है, सम्मान भी है। मुझे तो लगता है वर्तमान में जो है प्रोफेसर होना आज, पहले भी जो है शिक्षकों का सम्मान था, आज भी शिक्षा का इतना व्यवसायीकरण, बाजारीकरण और व्यक्तिकीकरण हो गया है, यहाँ तक कि राजनीतिकरण हो गया है। महाविद्यालयों में भी जनरल, ओबीसी, एससी के अध्यापक नहीं भर्ती होते हैं। वो ओबीसी कैंडिडेट अध्यापक बनता है, एससी कैंडिडेट बनता है, जनरल कैंडिडेट बनता है। मतलब ये राजनीति हर जगह जो है घर कर गई है। बावजूद इसके जो है ये नौकरी बहुत सम्मान की है। हाँ, मैं विश्वविद्यालय में भी जो है मैं गेस्ट फैकल्टी में रहा। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद का जो है 2019 में जो है हिंदी विभाग की स्थापना हुई थी। वहाँ 4 विभाग नहीं थे। राज्यपाल उस समय थे राम नाईक। उन्होंने हिंदी, सिंधी, संस्कृत और अंग्रेजी 4 भाषाओं के जो है उन्होंने विभाग खोले थे। तो पहले प्राध्यापक के रूप में मेरी वहाँ पर जो है नियुक्ति हुई थी, जो है मैं गेस्ट फैकल्टी में वहाँ पर था। तो विश्वविद्यालय में पढ़ने का भी अनुभव है और पढ़ाने का अनुभव है, और डिग्री कॉलेज में भी पढ़ाने का, एडेड में भी पढ़ाने का अनुभव है और राजकीय में भी पढ़ाने का अनुभव है। तो वर्तमान में स्थिति ऐसी आ गई है कि अब पढ़ने पढ़ाने के अलावा कागजी कार्य भी महाविद्यालयों में बहुत ज्यादा करने पड़ते हैं। क्योंकि जो मैं आपको बता दूं, लगभग 10 साल 15 साल मुझे लगता है उससे ज्यादा का समय होगा कि 4th ग्रेड की नौकरियों पर जो है लोग रखे ही नहीं गए हैं। मतलब कर्मचारी किसी भी महाविद्यालय में विशेष रूप से नए अपॉइंटमेंट हुए ही नहीं है। इस वजह से प्रोफेसरों को, यूनिवर्सिटी से लेकर कॉलेज तक प्रोफेसरों को एडमिशन करने से लेकर के छात्रवृत्ति तक की जो है फॉर्म भरवाने पड़ते हैं। अभी परसों भी जो है मैं बीए में जो है 327 स्मार्टफोनों का वितरण करवा करके जो है यहाँ पर आया हूँ। मतलब हम ही जो है मतदाता जागरूकता अभियान चला रहे हैं, हम ही जो है सड़क सुरक्षा का अभियान चला रहे हैं, हम ही राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़ करके जो है विभिन्न पखवाड़े मनवा रहे हैं। मतलब ये है कि चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे जो है डिग्री कॉलेज हो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि शिक्षण, हम लोगों के पास शिक्षा से शिक्षणेतर कार्यों का जो दायित्व है वो लगातार जो है बढ़ता गया है। और इसमें कोई दो राय नहीं है, ये विद्यार्थी भी जानते हैं और अध्यापक भी जानते हैं कि जो शिक्षा की गुणवत्ता पहले थी वह कम हुई है। मैं इसे स्वीकार करूंगा। अच्छा, ये सब काम अगर दे दिए जाते हैं कि भाई चलिए ये करिए, तो फिर बच्चों का लेक्चर मिस होता होगा? बिल्कुल मिस होता है। अब मैं आपको बता दूं कि जो है ये गांधी जी के जन्मदिन तक जो है मैं एनएसएस का कार्यक्रम अधिकारी हूं अपने महाविद्यालय में, और हमारे पास जो है 15 दिन का जो है स्वच्छता अभियान चलाने का जो है दायित्व है। अच्छा, इन सब जिम्मेदारियों के लिए क्या अलग से फंड मिलता है या फिर सैलरी? नहीं, देखिए अलग से फंड इतना मिलता है कि विद्यार्थियों को जो है हम जो है समोसा और वो झंडा बनवा सकें, बैनर बनवा सकें, बस। अलग से पारिश्रमिक ना विद्यार्थियों के लिए कुछ
अतिरिक्त है और ना वहाँ पर कार्यरत अध्यापकों के लिए। यहाँ तक तो ये मांग होने लगी है कि ऐसी योजनाओं के लिए अलग से जो है लोगों की भर्ती हो, ताकि वो हमेशा जो है इन कार्यों को करते रहें। क्योंकि मैं आपको बता दूं, मेरी कक्षा हमारे यहाँ जो है बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है। हमारे यहाँ जो है बीए फर्स्ट ईयर में केवल हिंदी में जो है 327 लोगों के जो है प्रवेश हुए हैं। अब आप सोचिए, काफी अच्छा एनरोलमेंट, तीन केवल बीए फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूं मैं। ये हम पूरे कॉलेज में जो है 1000 के आसपास बीए एमए के जो है हिंदी के विद्यार्थी हैं और जो है अध्यापक केवल 2 हैं। वहां पर भी क्या वहाँ स्टूडेंट और टीचर रेशियो नहीं काम करता? बिल्कुल करता है, करना चाहिए। वहां पर 7 अध्यापक होने चाहिए, लेकिन 5 हैं, क्योंकि नए पद सृजित किए ही नहीं जा रहे हैं। जो रिक्त पद हैं उन्हीं पर जो है भर्तियां जो है हो रही हैं और हो जाएं, यह भी एक अच्छी ही बात है। हालांकि अब मेरे महाविद्यालय में तो सभी रिक्तियां भर गई हैं, लेकिन स्टूडेंट रेशियो के अनुरूप जो है जहां पर पीजी हो वहां 7 अध्यापकों की जरूरत होती है, लेकिन शासन से केवल अभी 2 ही पद जो है स्वीकृत हैं और ये दोनों भरे हुए हैं। हम 2 लोग हैं, 5 लोगों की वहां अगर जरूरत पड़े तो 5 लोगों की वहां पर आवश्यकता है। अब आप सोचिए कि आदमी कैसे पढ़ाता होगा और ऊपर जो है ये अन्य गतिविधियां कैसे करता होगा। नहीं, खैर तो बढ़िया बहुत चैलेंज है। कहने का मतलब ये है कि अब चैलेंज है, आप पढ़ाइए भी, आपको सब कुछ करना है। अब वैसा नहीं है कि जैसे पहले प्रोफेसर अपनी कक्षाओं में जो है सीधे अगर 1 बजे से क्लास होती थी तो 12:50 पर प्रोफेसर की कार जो है आती थी और लग जाती थी और वो सीधे जाकर के सिग्नेचर करता था और जाकर के कक्षा पढ़ाने लगता। ऐसा नहीं है। अब आपको जो है 10 बजे 10 बजे महाविद्यालय पहुंचिए, 45 मिनट देखिए आपके नाम की कौन सी चिट्ठी आई है, आज आपको क्या करवाना है, आपको क्या टास्क दिया गया है, उसका मूल्यांकन कर लीजिए। फिर आप बकायदा क्लास चलाइए। फिर कक्षाओं के बाद जाने के पहले 1 घंटा उन कार्यों को जो है करिए, फीड कराइए, डाटा भिजवाइए, क्योंकि शासन को, सरकार को जो है आपको जो है डाटा जो है बहुत जरूरी है मेंटेन रखना, नहीं तो आप घोर लापरवाही आपको। खैर ये सब चीजें सुन करके आप सिलेक्शन के लिए डरिएगा नहीं, हम यहाँ पर बात करने में बैठे हैं डरने वाली कोई बात नहीं। मैं ये बता रहा हूँ कि अब दायित्व बहुत ज्यादा हो गए हैं। अब इतना मतलब वो बात नहीं है। ठीक है, बनने के बाद पहले बने तो उसके बाद तो फिर जो जिम्मेदारी सर पे आएगी, कहते हैं ना कि अब जब ओखली में सर दे दिया है तो धमक से क्या डरना। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि ये जो है अध्यापक इन कार्यों को करना जो है गलत समझते हैं या करना नहीं चाहते हैं। मामला सिर्फ ये है कि एक नैतिक सवाल हम अपने आप से खुद पूछते हैं कि हमारी नियुक्ति जो हुई है वो विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए हुई है। हमारी जो ट्रेनिंग है, हमारी जो मानसिकता है, हमने इतनी ऊंची डिग्री ली है, हमने आयोग की परीक्षा, शुरुआत में हो सकता है कि ये चीजें हों, बाद में जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा वैसे वैसे काम कम होंगे, सिर्फ लेक्चर पर फोकस होगा। जो सीनियर प्रोफेसर होते हैं वो सिर्फ पढ़ाते ही हैं। काम तब कम होंगे जब आपके पास मैन पावर होगी। मतलब 2 अध्यापकों के बजाय 7 अध्यापक अगर हो जाएं स्टूडेंट रेशियो में, तो निश्चित रूप से काम भी जो है बढ़ जाएगा। अगर अच्छी वैकेंसी हो जाए। कहने का मतलब ये है कि अगर 1 अध्यापक इंगेज रहेगा, 2 इंगेज रहेंगे, तो 4 अध्यापक उपलब्ध रहेंगे पढ़ने। मैंने ये जो बेचैनी व्यक्त की है वो व्यक्तिगत है। बहुत लोगों के यहाँ स्थिति ये है कि 2 अध्यापक हैं और 10 स्टूडेंट है वहां पर। उनका इतना खराब जो है परफॉर्मेंस है कि लोग वहां प्रवेश ही नहीं ले रहे हैं, तो वो आराम से जो है बैठिए, कागज मेंटेन करिए। मैंने देखा, मतलब कई ऐसे डिग्री कॉलेज है बच्चे जाते ही नहीं। बिल्कुल, मैं जो ये बात कर रहा हूँ वो जिम्मेदारी वाला कर रहा हूँ और सुधार के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ। मैं ये उलहना नहीं दे रहा हूँ, मेरी ये शिकायत नहीं, मेरी ये बेचैनी है कि मेरी नियुक्ति जिस लिए है उतना मैं 100% नहीं दे पाता हूँ। नहीं, चलिए बहुत बढ़िया। तो अब जो भी मतलब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देख रहे हैं तो टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हुए भी आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है और जो परसेंटेज का क्राइटेरिया बताया गया वो अगर आप फुलफिल करते हैं तो उसके बाद आप यूजीसी नेट क्वालिफाई करें और उसके बाद आपके पास अगर पीएचडी नहीं भी है बाई चांस तो आप आवेदन कर सकते हैं। ओवर एंड ऑल अंतिम शब्द में क्या कहना चाहेंगे, बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, अंतिम बात तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप इस नौकरी के लिए सोच रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में इससे बढ़िया नौकरी जो है, अगर आप आईएएस और पीसीएस भी बनना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर से बढ़िया नौकरी कोई नहीं है। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जो आज एसडीएम के पद पर हैं और जिनसे मेरी बातचीत होती है, उन पदों पर जाने के बाद भी जो है लोग जो है इस नौकरी में आना चाहते हैं, इसके सपने देखते हैं। यहाँ आज भी बहुत सम्मान है, इतना पैसा है, इतना कि आप अपना घर, परिवार, स्वास्थ्य और एक बेहतर फ्यूचर जो है प्लान कर सकते हैं। आप विद्यार्थियों के बीच जा कर के नई ऊर्जा से भरे रह सकते हैं,
पढ़ाना और पढ़ना ये दोनों आपका जारी रह सकता है। आप निरंतर अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। तो चीज़ें भले बदली हों, शिक्षणेतर कार्य जुड़े हों, लेकिन वह भी शिक्षण का ही एक अंग है। हमें बहुआयामी होना पड़ता है। नई शिक्षा नीति ने जो है थोड़ा सा शिक्षा व्यवस्था को अभी स्ट्रगल के दौर में ला दिया है, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर आप इस क्षेत्र में आते हैं तो ये आपका बहुत बेहतर चुनाव होगा। हाँ, थोड़ी सी कठिनाई है, लेकिन ये है कि अगर आप इस क्षेत्र में आ जाते हैं तो मुझे लगता है कि आप एक बहुत अच्छा सुकून भरा जीवन भी जी सकते हैं पढ़ते और पढ़ाते हुए। आपको स्ट्रगल हर क्षेत्र में करना है, लेकिन जितना आप स्ट्रगल करेंगे उतना आप अपने आप को बेहतर बनाएंगे। क्या बात इसमें है, कोई बहुत दो राय बढ़िया। नहीं है। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है कि इस इंटरव्यू की जानकारियाँ संपूर्ण हुई, और अब जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप कमेंट करिएगा। आगे चल करके क्या इसकी सैलरी है और क्या है, इन सब चीज़ों पर मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा, बट वो अलग से जब परमिशन होगी तब। उसके बाद फिर देखते हैं दोस्तों। अगर आपको और कोई अन्य किसी भी विषय का कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें, उसके बाद हम आपको उसका जवाब देंगे जो भी उचित होगा। बाकी आपके बेहतर भविष्य के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।